विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, क्या बताया था? शांत कब रहेंगे? जब एकांत में रहेंगे। एकांकागुआ, एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर, तो यहाँ पे बी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे इल्यूजन सब्जेक्टिव ज्योग्राफी का अनदर टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत स्थल मंडल, और इसमें देखेंगे ज्वालामुखी और भूकंप। दो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं और साथ में इसका एमसीक्यू भी वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, एंड तक वॉच करिए और तभी समझ में आएगा। तो देखिए, ध्यान से समझिए कि ज्वालामुखी क्या होता है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, शांत ज्वालामुखी कौन सी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूकंप से रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो आराम से एंड तक देखना। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या फिर दरार है जिससे होकर के पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को, जो ज्वालामुखी का जो इस तरह के आप देखते हैं ये जो मुख, इसको क्या कहा जाता है? क्रेटर कहते हैं। ठीक है, क्रेटर कहा जाता है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर के छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। ठीक है, सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, यानी जलवाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक वर्ड दिया गया है पहले आंसू। ठीक है, पहले आंसू की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। उद्गार ऑफ अवधि अनुसार ज्वालामुखी को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी, फिर आता है हमारा प्रसूत ज्वालामुखी, और एक होता है शांत ज्वालामुखी। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? तो इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। इसमें से प्रमुख होता है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली। मैक्सिको, उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। अब यहाँ पे स्ट्रोम्बोली के बारे में ध्यान रहेगा, क्योंकि प्रश्न कई बार स्ट्रोम्बोली से पूछा जा चुका है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलाउ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए पर स्थित है, ये याद रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रसूत ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्कानो, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, मतलब एक चांस है कि कभी भी फट सकता है, तो उसको हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण के लिए विसुवियस याद रखेगा, क्योंकि यही बहुत बार पूछा जाता है। विसुवियस ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित है, एक तरह का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्राकाटोआ याद रखना है, सोंडा जलड मरुमध्य में स्थित है। फुजियामा जापान में स्थित है, और मेयम फिलीपींस में स्थित है। ये सभी प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। अब आता है शांत ज्वालामुखी। देखिए, शांत ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई भी उद्गार नहीं हुआ है, और इसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखा जाए तो कोह सुल्तान एक तरह का शांत ज्वालामुखी है, ईरान में स्थित है। पोपा याद रखिएगा, म्यांमार में शांत ज्वालामुखी। किलिमंजारो मैंने हाईलाइट ज़्यादा किया क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, अफ्रीका में स्थित है। किलिमंजारो एक तरह का शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, चिम्बराजो याद रखिए, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो थोड़ा सा याद रखना है कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर, आप गीजर का तो नाम सुने हैं। गीजर एक तरह के पानी होता है, मतलब गीजर जो हम अपने बाथरूम में लगवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी का इस्तेमाल हम उसमें करते हैं। ठीक है, तो अब इससे आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय क्या होता है कि दरारों तथा सुराखों से होकर के जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, और इसी को गेसर कहा जाता है। ठीक है, तो बस इतना हमें याद रखना है। एक चीज यहाँ पे कि ओल्ड फेथफुल गेसर जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होते रहता है। फिर क्या आता है? धुआंरे। ठीक है, धुआंरे मतलब धुआं, धुआं ये समझो
धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं। इसमें गैस व जलवाष्प निकलता है। गंधक युक्त, ठीक है, यानी सल्फर युक्त धुआरों को किस नाम से जाना जाता है? तो सुल्फतारा कहा जाता है, ठीक है, सुल्फतारा कहा जाता है। अलास्का के कटमई पर्वत पर हजारों धुआरों की घाटी या वैली ऑफ द थाउजेंड स्मोक्स कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, कटमई, अलास्का में कटमई पर्वत पर। ईरान का को सुल्तान धुआरा और न्यूजीलैंड की फ्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी काफी जो कि प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट है जो कि बार बार पेपर में रिपीट होता है। पहला कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी, ठीक है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है, ये याद रखिएगा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये आपका कोटोपैक्सी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो ओजस डेल सलाडो, ये एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ तो हो गया, हमने देखा कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। अगर शांत पूछ ले कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, तो शांत हम कब रहते हैं? जब एकांत में रहते हैं। एकांत में तो कुछ चिल्लाता नहीं है, एकांत में हम शांत रहते हैं। तो यहाँ पे एकांका गुआ शांत ज्वालामुखी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है जिसकी ऊंचाई इतना है। अब ये देखिए, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी एंडीज पर्वत पर ही है और सबसे शांत जो ज्वालामुखी है ऊंचाई पर वो भी एंडीज पर्वतमाला पर ही है। तो याद रखने में ज़्यादा कोई दिक्कत तो होगा नहीं, अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करें हम लोग भूकंप के बारे में। तो ध्यान से आराम से सभी चीज़ों को समझिए, क्योंकि भूकंप से रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न हैं जो पेपर में बार बार पूछा जाता है और आप लोग इसे अनदेखा करते रहते हैं, क्योंकि जो भी सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें तो आप इंटरेस्ट लेते नहीं हो। देखिए, भूकंप, साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन, ठीक है। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं और सभी दिशाओं में फैल करके भूकंप लाती है। क्लियर? भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। एक होता है प्राथमिक, अथवा इसे पी तरंगे कहते हैं, यानी प्राइमरी, या फिर पी वेव्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है, पी मतलब प्रत्येक माध्यम में। अब यहाँ पे आपको आगे समझ में आएगा इसे मैंने क्यों लिखा है। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर के गुजरता है। प्रत्येक माध्यम से, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, प्राइमरी वेव होती हैं, वो गुजरती हैं। इसलिए मैंने लिखा है पी मतलब प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत जो गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग न तो उत्तर होता है या ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जिसके कारण यह चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे द्वितीय अथवा इस तरंगे, सेकेंडरी वेव। ध्यान से समझिए, इन्हें हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। अनुप्रस्थ, राइट। यह तरंगे केवल ठोस माध्यम में गुजरता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। एस मतलब क्या होता है? सेकेंडरी, और एस मतलब सॉलिड, ठीक है, सॉलिड मतलब ठोस। यहाँ पे मैंने लिख दिया है एस मतलब सॉलिड, केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती है और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है, मतलब तरल में तो ये गुजरते नहीं है। उसका औसत वेग क्या है? 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और प्राइमरी का 8 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। तीसरा आता है सतही अथवा एल तरंगे, सरफेस व एल वेव्स। इन्हें धरातलीय या फिर लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लव ने की थी, इसलिए कई बार इसे लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका अन्य नाम होता है आर वेव्स, यानी रे लाइट वेव्स। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर के गुजर सकती है। जिस तरह से हम प्राइमरी को जानते हैं, जो पी वेव है, वो भी क्या होता है? सभी माध्यम में, प्रत्येक माध्यम से वो गुजरता है। उसी तरह से लव जो है, मतलब प्यार, क्या होता है? एक तरह से किसी को भी किसी भी तरह, कहीं भी, किसी कोने में किसी को भी प्यार का एहसास करा सकता है। मतलब चाहे वो वस्तु हो, चाहे इंसान हो, किसी को भी एक तरह से प्यार मतलब एहसास हो जाता है, ठीक है। बस समझे, फीलिंग को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि एल जो है वो मतलब सभी माध्यम में काम कर रहा है। क्लियर? इसकी चाल जो होती है वो 1.5 से 3 किलोमीटर
पर सेकेंड होता है। सतही तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी भी होता है। मतलब प्यार तो मतलब मामूली चीज है नहीं, बर्बाद तो करता ही है अगर आप शिद्दत से चाहो तो। चलो, इसलिए यहाँ पे सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। अब यहाँ पे देखो, आगे ये कह रहा है अब देखिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप ये भी समझ लो कि सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी क्यों होती है, क्योंकि ये धरातलीय तरंगे और ये ऊपर ऊपर का चलता है। तो ऊपर चलेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान ऊपर वाला ही तरंग करेगा। अब जो हम पी वेव को जानते थे वो क्या करता था, अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर, जो कि काफी नीचे तक भी जा सकता था, तो वहां पर कम नुकसान करता है। लेकिन ये ज्यादा नुकसान इसलिए करता है क्योंकि ये धरातलीय तरंग है और धरातल पर ज्यादा चलता है, तो इसलिए अधिक विनाशकारी होता है। इस ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, भूकंपीय तरंगों को भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से रेखांकित किया जाता है। इसके लिए इन इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। ध्यान से समझिएगा। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग जो है वो अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, घनत्व अधिक रहेगा तो उनका वेग भी बढ़ जाता है, और कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उसका वेग कम हो जाता है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, केवल प्राथमिक जो तरंगे हैं, पी जो वेव है, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय भाग से गुजर सकता है, लेकिन वहां पर उसका जो वेग होगा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। गॉड तरंगे जो होता है द्रव पदार्थों से नहीं गुजर सकती है, ठीक है। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलता है, क्लियर। एल तरंगे केवल धरातल के पास चलता है। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। दो वर्ड आता है, एक होता है अवकेंद्र और एक होता है अपकेंद्र, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे। अवकेंद्र क्या होता है, जिसे हम लोग हाइपोसेंटर कहते हैं। भूकंप के उद्गम बिंदु को अवकेंद्र कहते हैं। भूकंप के दौरान यहीं से ऊर्जा निकलती है। भूकंप के अवकेंद्र के निकट PSL तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में से ये तरंगे अपना मार्ग बदल करके भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप अवकेंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा इस तरंगों पर पहुंचती है। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर इस तरंगे लुप्त हो जाती है और पी तरंगे, ध्यान से समझिएगा, पी तरंगे अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के अवकेंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है। अब होता है अधिकेंद्र, ईपी सेंटर, ठीक है। अधिकेंद्र, मैंने अब अपकेंद्र बोल देता हूँ, माफी चाहूंगा। अवकेंद्र और अधिकेंद्र, ठीक है। अधिकेंद्र इंग्लिश वर्ड ही ज्यादातर पूछा था पेपर में, ईपी सेंटर। ध्यान से समझिए कि मान के चलो कि ये हम लोग का जमीन है, ठीक है, और ये अंदर की चीजें हो गई, मतलब पृथ्वी का अंदर का भाग, और इस पर हम मान लेते हैं कि मकान बना हुआ है, ठीक है, घर बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। अब यहाँ पे ये समझिए कि जब भूकंप आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मतलब जमीन के अंदर। ध्यान समझिएगा, जमीन के अंदर। तो इस क्षेत्र को, यानी इस पॉइंट को हम कहते हैं अवकेंद्र, ठीक है, अवकेंद्र कहते हैं, हाइपोसेंटर। और इसके ऊपर यहाँ की जो बिंदु होगी, यानी पृथ्वी पर ऊपर का जो सरफेस पर जो बिंदु होगा, उसे कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। ये चीज हमें सबसे पहले समझना होगा। समझ में आ गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि भूकंप के अवकेंद्र के ठीक ऊपर, ध्यान से समझ लीजिए कि क्या कह रहा है कि भूकंप के अवकेंद्र, अवकेंद्र वाला ये हो गया, अवकेंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ये अधिकेंद्र हो गया, ठीक है। सबसे पहले पी तरंगे यहाँ पर पहुंचती है, क्लियर हो गया। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सुनामी के नाम से जाना जाता है, क्लियर। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ कहते हैं। और ये 3 स्केल होते हैं। सिस्मोग्राफ मतलब ये 3 स्केल होते हैं। एक तो होता है रॉसी-फेरल स्केल, दूसरा होता है मर्केली स्केल, और तीसरा होता है रिक्टर स्केल, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, क्लियर। देखिए, रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता या फिर ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर एवं वेनो गुटेनबर्ग ने 1935 में किया था। यह एक लघु गणकीय, ध्यान दीजिएगा, लघु गणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक होता है 1 से लेकर के 9 तक। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है, दिखाती है।
इस स्केल पर 2 या 3 की तीव्रता का अर्थ होता है कि हल्का भूकंप होता है, जबकि अगर 6.2 की तीव्रता अगर दिखाता है तो उसका मतलब है कि शक्तिशाली भूकंप था। ठीक है। मर्केली स्केल की थोड़ा सा अगर बात करें तो ध्यान से समझिए कि इसे इटालियन भूकंप वैज्ञानिक जियो एम्पियरी मर्केली ने 1902 में बनाया था। यह मतलब ये तो पहले ही बन गया था, 1935 में हमने रिक्टर स्केल देखा और ये पहले ही बन चुका था। ठीक है। यह स्केल भूकंप के प्रभाव और नुकसान के आधार पर तीव्रता को दर्ज करता है। मर्केली स्केल रिक्टर स्केल से अलग है क्योंकि जो यह भूकंप की ऊर्जा नहीं बल्कि उसकी प्रभावों को मापता है। मतलब बहुत ज्यादा विनाश हुआ है तो माना जाएगा कि बहुत ज्यादा तीव्रता था। इस तरह से ठीक है। मतलब ये क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभाव और नुकसान के आधार पर तीव्रता को दर्ज करता है, जबकि रिक्टर स्केल क्या है कि उसका एक लघुगणकीय पैमाना है कि इतना इतना पर पॉइंट इतना जो है वो दर्शाता है इस तरह से। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, ज्वालामुखी के बारे में अच्छे से समझा और साथ ही साथ हमने भूकंप के बारे में अच्छे से क्लियरली देख लिया, समझ लिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपका अच्छे से काम किया होगा, हेल्प किया होगा। अब चलिए हम कुछ एमसीक्यू लगाते हैं और देखते हैं कितना अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को हम इसे किस नाम से जानते हैं, क्रेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रेटर ऑप्शन बी। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले गैसों में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सबसे ज्यादा क्या हमने देखा था, जल वाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और हमें सही बताना होगा। स्ट्रॉम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इटना ज्वालामुखी इटली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही हो गया, इस वजह से सी को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब चांसेस है कि कहीं ना कहीं इसमें से उद्गार हो सकता है। तो कह सकते हैं विसुवियस, याद करने को बताया था भूमध्य सागर में विसुवियस ज्वालामुखी एक तरह का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो करेक्ट आंसर सी। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी के बारे में गलत कथन चुने। तो किलाउ जो है वो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि आपका हवाई द्वीप पर, ये भी हमने बात किया था, हवाई द्वीप यूएसए में। ठीक है, तो ये तो सही है ही। कोह सुल्तान जो है ईरान में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जी नहीं, सक्रिय नहीं, शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, शांत ज्वालामुखी, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रशांत महासागर के तटीय भाग को अग्निवलय कहा जाता है, ये सही है। और फ्यूसियामा जापान में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये तो करेक्ट था, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि गंधक युक्त धुआरों को क्या नाम दिया गया। गंधक युक्त धुआरों को हम लोग सुल्फतारा कहा जाता है। ठीक है, सुल्फतारा कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, ये भी बात हमने किया था, इक्वाडोर में, ये ध्यान रखिएगा, इक्वाडोर में। ओल्ड फेथफुल गेसर, ओल्ड फेथफुल गेसर जो है वो कहाँ स्थित था। तो ये आपका पड़ता है येलोस्टोन पार्क यूएसए में, येलोस्टोन पार्क यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिए, सुमेलित नहीं है। तो पोपा म्यांमार सही है, किलिमंजारो अफ्रीका ये भी सही है, चिम्बराजो जो कि दक्षिण अमेरिका ये भी सही है, देवबंद इटली नहीं ईरान होना चाहिए था। ठीक है, ईरान होगा, तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे जो कि गलत है। नेक्स्ट वन क्या आता है कि हजारों धुआरों की घाटी, अ वैली ऑफ द अ वैली ऑफ 10,000 स्मॉक्स किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, कटमई पर्वत, कटमई पर्वत अलास्का, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, क्या बताया था, शांत कब रहेंगे, जब एकांत में रहेंगे, एकांका गुहा, एकांका गुहा एंडीज पर्वत पर, तो यहाँ पे बी हो जाता है। भूकंपों के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र की किस विशेष शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। तो भूकंपों के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी, ऑप्शन बी। कौन सी भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य होती है और चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। तो अनुदैर्घ्य हमने क्या देखा था, पी तरंगे। ठीक है, प्राइमरी जो वेव होगा प्राथमिक अथवा पी तरंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। जबकि इस तरंगे जो है वो
क्या था? अनुप्रस्थ था, अनुप्रस्थ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। एस यानी सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस से होकर गुजरती है, सही है। एल तरंगे ठोस, तरल अथवा गैस तीनों से होकर के गुजर सकती है, तो ये भी हमने देखा था कि तीनों माध्यम से होकर गुजर सकता है। लव, प्यार, जो कि किसी भी मीडियम में होकर के जा सकता है, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। एल तरंगों को हम लोग धरातलीय तरंग भी कहते हैं, धरातलीय, ठीक है, धरा तलीय तरंग भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल, भूकंप के उद्गम बिंदु यानी जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अवकेंद्र कहते हैं। अवकेंद्र यानी पृथ्वी के मतलब हमारे जो भूपर पट्टी है उसके नीचे जहाँ पर ये होगा उसे हम लोग कहते हैं, और जहाँ पे हम लोग का घर है, मकान है, अगर वहाँ पे हमें ये चीज़ महसूस हो रहा है तो ये पॉइंट को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, एपिसेंटर कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है और भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है? तो सबसे अधिक विनाशकारी हमने क्या बताया था? एल तरंगे, सतही तरंगे, यहाँ पे हो जाएगा सी। भूकंपीय तरंगों के बारे में असत्य कथन चुने। देखिए, भूकंपीय तरंगों के बारे में अगर देखें, घनत्व बढ़ने पर भूकंपीय तरंगों का वेग बढ़ जाता है, ये तो सही है। द्वितीय तरंगे द्रव पदार्थ में आसानी से गुजर सकती है, तो हमने द्वितीय तरंग का मतलब सेकेंडरी वेग, एस मतलब सॉलिड, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही चलता है, ना कि द्रव में, तो ये गलत हो जाता है, तो हमें असत्य बताना था, इसलिए ऑप्शन बी होगा। पी तरंगों का औसत वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एल तरंगों की खोज एच.डी. लव ने किया था, ये तो सही है। भूकंप के अवकेंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक का वह क्षेत्र जहां कोई भी तरंग नहीं पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरने वाली एकमात्र भूकंपीय तरंगे कौन सी है? कौन सा गुजर सकता है? वो है पी, प्राइमरी जो है वो गुजर सकता है, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सी। अगला सवाल, लव वेव्स के नाम से किस तरंग को पुकारा जाता है? किसे पुकारते हैं हम लोग? तो ध्यान रखिएगा, धरातलीय जो तरंग है इसे कहेंगे, सी करेक्ट होगा। सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किसे रेखांकित करने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के लिए। भूकंप के अवकेंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहेंगे? इपिसेंटर, इपिसेंटर। भूकंप के अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती है? भूकंप के अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती है? प्राइमरी तरंगे ही पहुंचेगा, और कौन पहुंचेगा? ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न विनाशकारी लहरों को जापान में किस नाम से जानते हैं? सुनामी कहते हैं, सुनामी। रिक्टर स्केल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, रिक्टर स्केल की बात कर रहे हैं तो इसका विकास चार्ल्स रिक्टर और बेनो गुटेनबर्ग ने 1935 में किया था, ये सही है, और यह एक लघु गणितीय पैमाना है, तो दोनों के दोनों पॉइंट सही होगा, सी को टिक करेंगे। अगला, रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में कितना गुना अधिक तीव्रता से दर्शाता है? तो है 10 गुना अधिक तीव्रता से। ठीक है, 10 गुना। भूकंप मापने के पैमाने के बारे में असत्य कथन चुनना है। असत्य कथन, देखिए पहला पॉइंट कह रहा है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मर्केली स्केल भूकंप के प्रभाव और नुकसान के आधार पर तीव्रता दर्ज करता है, तो ये तो सही है। रिक्टर स्केल पाठ्यांक 1 से 12 तक होता है, जी नहीं, ये 1 से लेकर के 9 तक ही होता है, हमने देखा था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। ठीक है, रॉसी-फेरल भूकंप की तीव्रता मापने का स्केल है। मर्केली स्केल का विकास 1902 में हुआ था। मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? देखिए, मर्केली स्केल जो है वो क्या करता है, वो प्रभाव मापता है, प्रभाव और विनाश के आधार पर वो पैमाना बताता है, जबकि रिक्टर स्केल ऊर्जा मापता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही तरीके से देखने को मिल रहा है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले संवेदनशील यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर आज हम इसने टॉपिक पर ज्वालामुखी और भूकंप को अच्छे तरीके से देखा, समझा और इसे याद किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड।